नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इम्पोर्टेंट एमसीक्यू बाय संदीप में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा 2019 जो कि 69,000 पदों के लिए निर्धारित थी, वो अपने अंतिम चरण पे है। जैसा कि पीएनपी पत्र जारी कर चुकी है, ये आप देख सकते हैं, लिखा हुआ है कि ऑनलाइन आवेदन पत्र जब भरा जाएगा तो वहां पर 75 जनपदों का विकल्प अपनी इच्छानुसार वरीयता क्रम में भरा जाना अनिवार्य होगा और वह अपने गुणांक, भारांक एवं वरीयता एवं जनपद हेतु निर्धारित रिक्तियों के अनुरूप आवंटित जनपद में दिनांक 3/6/2020 से 6/6/2020 के मध्य आयोजित काउंसलिंग नियुक्ति पत्र हेतु प्रतिभाग कर सकेगा। तो यहाँ पर आज के इस बात को क्लियर करेंगे कि आप जिले की वरीयता कैसे भरें, आवेदित जनपद का क्या अर्थ है और जिला वरीयता में जो जनपद भरने हैं उनका क्या अर्थ है, दोनों में क्या डिफरेंस है, इस बारे में भी हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। अगर आपके ज़्यादा गुणांक हैं या कम गुणांक हैं या औसत गुणांक है तो ऐसे अभ्यर्थी कितने जिले भरेंगे और कितने गुणांक वालों को अपना गृह जनपद मिलेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पर जो उठ रहे हैं वो सब हम इस वीडियो में कवर करेंगे। सबसे ज़्यादा जो ज्वलंत प्रश्न है कि सब लोग यही पूछ रहे हैं कि कितने गुणांक वालों को अपना गृह जनपद मिल सकता है। तो इन सारे प्रश्नों के उत्तर हम इस वीडियो के माध्यम से आपको देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। यहाँ पर हमें सारी बातें अच्छे से समझने की ज़रूरत है, क्योंकि जो आप जिला वरीयता भरेंगे ये बहुत ही ज़्यादा सोच समझकर आपको भरना पड़ेगा। क्योंकि ये तो आपको मालूम ही है कि जिस तरह 68,500 भर्ती में एक शपथ पत्र लिया गया था कि आप भविष्य में अंतर जनपदीय स्थानांतरण की मांग नहीं करेंगे, उसी तरह इस भर्ती में भी आपसे एक शपथ पत्र लिया जाएगा जिसमें ये मेंशन होगा कि आप भविष्य में अंतर जनपदीय स्थानांतरण की मांग नहीं करेंगे। तो इसलिए आपको ये बहुत जरूरी हो जाता है कि आप अपने वरीयता क्रम यानी जो जिला आवंटन के लिए आपसे जनपदों की लिस्ट मांगी जाएगी, जो आप वरीयता क्रम भरेंगे उसको बहुत ही सोच समझ के भरें। क्योंकि एक बार अगर आपने सारे जिले लॉक कर दिए तो फिर आप दोबारा उसमें संशोधन भी नहीं कर सकते हैं और जब भी जहां भी पोस्टिंग हो जाएगी आपको हो सकता है आजीवन वहां रहना पड़े। लेकिन इस सरकार तक तो रहना ही पड़ेगा, बाकी आगे सरकार आएगी तो वो नियम बदल भी सकती है, लेकिन जब तक ये सरकार है तब तक आपको उसी जिले में अपनी नौकरी करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करें कि ज़्यादा या कम गुणांक वाले अभ्यर्थी कितने जिले भरें। यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर आपके ज़्यादा गुणांक हैं 65-70 के ऊपर हैं, या फिर आपके कम गुणांक है 60 के नीचे हैं, या फिर आपके मीडियम यानी औसत अगर आपका गुणांक है, तो आप यहाँ पर कितने जिले भरें। दोस्तों, इन सभी अभ्यर्थियों के लिए मेरा एक बात ये कहना चाहता हूँ कि जितने भी आप अभ्यर्थी, चाहे ज़्यादा हो चाहे कम हो, आप सभी 75 जिले भरिए। इसका कारण ये है क्योंकि अगर आप चाहे एक जिला भरें या चाहे 75 जिला भरें, आपकी फ़ीस उतनी ही लगनी है। 500 रुपये जो फीस आपकी निर्धारित की गई है या कुछ बढ़ भी सकती है, जो भी फीस निर्धारित होगी वही आपको फीस देनी पड़ेगी, चाहे आप एक जिला भरें चाहे 75 जिला पढ़ें। कुछ लोग होते हैं कि बहुत ही ज़्यादा आत्मविश्वास में हो जाते हैं, अगर उनके ज़्यादा गुणांक है तो बहुत ज़्यादा आत्मविश्वास में आ गए, उन्होंने 5 या 10 जिले भर दिए और सोचते हैं कि उनमें से कोई ना कोई जिला तो मिल ही जाएगा। लेकिन कभी ऐसी अगर कंडीशन आ जाए कि जितने भी आपने 5 या 10 जिले भरे हैं और उनमें से कोई भी जिला आपको नहीं मिलेगा, तो जो एनआईसी का सॉफ्टवेयर है जो जिला आवंटित करता है वो क्या करेगा, अगर जो जिला आपने भरा उनमें से कोई जिला नहीं मिला तो एनआईसी का जो सॉफ्टवेयर है वो अपनी मर्जी से आपको जिला आवंटित कर देगा। पता चला आप रहते तो लखनऊ में हैं और आपको जिला दे दिया ललितपुर, तो बहुत ज़्यादा समस्या हो जाएगी आपके लिए, क्योंकि बहुत दूर हो जाएगी आपके घर से आप जहां पर आपको नियुक्ति दी जाएगी वो जिले की दूरी काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी। इसीलिए आपसे कहना चाहता हूं कि आप पूरे 75 जिले भरें, चाहे आपका उच्च गुणांक हो और चाहे निम्न गुणांक हो, चाहे औसत गुणांक हो। ठीक है, इस चीज़ का आप बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। जब भी आवंटन सूची आप तैयार करेंगे, जब भी वरीयता क्रम आप भरेंगे वेबसाइट पर, तो उसकी सूची आप पहले से तैयार करके रख लीजिए। ठीक है, ताकि आपको भरने में कोई दिक्कत ना हो। अगला जो पॉइंट है, जिले की वरीयता कैसे भरें, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आखिर जिले की वरीयता भरे कैसे। जब भी आप वेबसाइट पर आवेदन पत्र भरेंगे तो वहां पर आपसे 75 जिलों की वरीयता मांगी जाएगी कि पहले कौन सा जनपद, दूसरे नंबर पे, तीसरे, चौथे, पांचवें नंबर पे कौन कौन सा आप जनपद भर रहे हैं। तो देखिए, आप चाहे गुणांक आपका उच्च हो और चाहे निम्न हो, देखिए जो वरीयता भरने का जो सही तरीका है वहां पर सबसे पहले आप अपना गृह जनपद भरें।
सबसे पहले आप अपना गृह जनपद भरें, फिर उसके बाद अपने चारों दिशाओं में जितने भी पड़ोसी जिले आते हैं उन सभी को दूरी के हिसाब से भरें। ठीक है, ये चीज़ आप जरूर अच्छे से समझ लीजिए। मान लीजिए आप कानपुर में रहते हैं तो आपके जिले के पास सबसे पास में कौन सा जिला है, पड़ोसी जिला, उसका सबसे पहले भरिए और फिर उसके बाद जो थोड़ी उससे दूर पर है उसको भरिए। इस तरह आप इसका जरूर ख्याल रखिए। और दोस्तों उन जिलों को प्राथमिकता दें जहां पर आपके जिले से सीधा रेल व बस से संपर्क जुड़ा हुआ है। ठीक है, क्योंकि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जिला तो पास में होता है लेकिन वहां पर जाने का कोई साधन नहीं होता है। ठीक है, पता चला जिस टाइम आपको स्कूल जाना है उस टाइम कोई बस ही ना हो या उस टाइम कोई ट्रेन ही ना हो। तो इसलिए इसका आप जरूर ख्याल रखिएगा कि वहां पर आने जाने की सुविधा अच्छी हो। ठीक है, तो ये चीज आप अच्छे से समझ गए। जैसे हम अगर एक उदाहरण ले लें, मान लीजिए आप लखनऊ में रहते हैं। ठीक है, तो अगर आप लखनऊ में रहते हैं सबसे पहले तो आप कौन सा भरेंगे, लखनऊ भरेंगे क्योंकि वो आपका गृह जनपद है। फिर उसके बाद आप भर सकते हैं बाराबंकी, फिर उन्नाव भर सकते हैं, फिर हरदोई भर सकते हैं, फिर रायबरेली और फिर सीतापुर। इस क्रम में आप अगर लखनऊ में रहते हैं तो आप भर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वहां से सबसे पास लगभग आपका बाराबंकी पड़ता है, फिर उन्नाव पड़ता है, फिर हरदोई, फिर रायबरेली, फिर सीतापुर। इस तरह करके आप भर सकते हैं। तो ये जरूर आप देख लीजिएगा कि आपके घर से जो आपके पड़ोसी जिले हैं उनकी दूरी कितनी है। दूरी के क्रम में ही आप जिला वरीयता के जनपद भरिएगा। आगे देखते हैं अगला जो पॉइंट है, आवेदित जनपद का क्या अर्थ है। आवेदित जनपद और जिला वरीयता में देने वाले जिलों में बहुत बड़ा फर्क होता है। आवेदित जनपद क्या होता है, जैसे कई स्टूडेंट होते हैं वो बाहर रह के पढ़ाई करते हैं। मान लीजिए कोई रायबरेली का अभ्यर्थी है और वो इलाहाबाद यानी प्रयागराज में रहकर पढ़ाई कर रहा है, तो वो क्या करेगा, वो प्रयागराज ही आवेदित जनपद में डालेगा क्योंकि वो प्रयागराज में रहकर पढ़ाई कर रहा है। वो सोचता है वहीं हम रहकर वहीं पे परीक्षा दे दें। ठीक है, तो ये तो बात हो गई आवेदित जनपद की। आवेदित जनपद का मतलब ये है कि जहां पर आप परीक्षा देना चाहते हैं वो होता है आवेदित जनपद। अब इसके बाद जब आप जिला वरीयता क्रम भरेंगे, जब भी आपसे आवेदन मांगा जाएगा तो वहां पर जो आप जिला वरीयता क्रम भरेंगे जिलों का, तो वहां पर आप नंबर 1 पे अपना गृह जनपद डालेंगे। और उसके बाद क्या करना है वो मैं आपको बता चुका हूं। सबसे पहले गृह जनपद, फिर उसके बाद आप डालेंगे अपने पड़ोसी जिले। तो ये आप समझ गए कि आवेदित जनपद क्या है। आवेदित जनपद वो है जहां पर आप परीक्षा देना चाहते हैं, उसका जिला वरीयता क्रम वाले जनपदों से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, कितने गुणांक वालों को अपना गृह जनपद मिल सकता है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस वीडियो का कि कितने गुणांक वालों को अपना गृह जनपद मिल सकता है। तो यहां पर हम छोटा सा एनालिसिस किए हैं, आप वो देख सकते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं कि जो 70+ गुणांक वाले सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी हैं उनको गृह जनपद मिल सकता है। सबसे बड़ी बात है कि 70+ गुणांक वाले जो सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी हैं उनको गृह जनपद मिल सकता है। इसका कारण है क्योंकि जनरल वाले जो अभ्यर्थी उनके साथ कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जो शिक्षा मित्र हैं, ओबीसी हैं और एससी एसटी हैं, ये जितने भी हाई गुणांक वाले हैं ये सब क्या है, ओवरलैपिंग के माध्यम से अनारक्षित सीटों पर कब्जा करेंगे। इसीलिए सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के साथ इनकी प्रतिस्पर्धा बहुत ज़्यादा कड़ी है। अब बात करें ओबीसी की, अगर आपका 64 से 68 गुणांक है ओबीसी में, तो आपको प्रथम से लेकर 10वीं वरीयता तक जिला मिल सकता है। मैं सबसे बार बार यही कह रहा हूं कि प्रथम वरीयता में आप अपना गृह जनपद जरूर डालें। ठीक है, अब बात करें 68 से 70 गुणांक वाले ओबीसी क्या है। जो 68 से 70 गुणांक वाले ओबीसी होंगे वो जनरल में काउंट होंगे और जनरल के हिसाब से इनकी मेरिट है कम, तो यहां पर क्या होगा, इनको प्रथम वरीयता मिलना बहुत कठिन होगा। ये बात आप जरूर याद रखें। और 70+ ओबीसी जो होंगे जिनका गुणांक 70+ होगा वो उच्च गुणांक वाले कहलाए जाएंगे, जिन्हें प्रथम से 5वीं वरीयता वाला जनपद मिल सकता है। और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि उन्हें गृह जनपद मिल जाएगा। 70+ ओबीसी जितने भी हैं, 70+ सामान्य जितने भी हैं, उन सबको गृह जनपद मिल सकता है। बात करें एससी एसटी की, अगर एससी एसटी में 63 से लेकर 66 गुणांक वाले अभ्यर्थी जितने भी हैं उन्हें गृह जनपद मिल सकता है, ये आप लिख लीजिए। और बात करें 66 से 68 वाले गुणांक
इनका क्या होगा, जो 66 से 68 गुणांक वाले SC ST हैं वो जनरल में काउंट होंगे और उन्हें गृह जनपद मिलना थोड़ा मुश्किल होगा। ये जितना भी डाटा मैं आपको बता रहा हूं ये पूरा 68,500 के बेसिस पे बता रहा हूं, जैसा 68,500 में हुआ था, ठीक है। और 68+ गुणांक वाले अभ्यर्थियों को गृह जनपद मिलने की प्रबल संभावना। जो भी SC ST भाई बंधु हैं अपने, उनका 68+ अगर गुणांक है तो वो गृह जनपद उन्हें जरूर मिलेगा। अब बात कर लेते हैं कुछ विशेष लोगों की। एक्स सर्विसमैन, स्वतंत्रता सेनानी आश्रित, PH यानी फिजिकल हैंडीकैप और शिक्षा मित्र, इन 4 कैटेगरी के लोगों को 100% गृह जनपद मिल जाएगा। तो ये आप अच्छे से समझ लीजिए। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये सारी बातें आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगी। इन चारों प्रश्नों का आपको उत्तर अच्छे से मिल गया होगा। और अगर अब भी आपकी कोई समस्या है तो आप हमें नीचे कमेंट में जरूर बताइए और उस समस्या का समाधान जरूर किया जाएगा। दोस्तों ये विश्लेषण अगर आपको पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी का निशान जरूर दबाएं ताकि ऐसे ही अपडेट आपको रेगुलर रूप से मिलती रहें। दोस्तों अगर इसी को आप टेक्स्ट या PDF के रूप में देखना चाहते हैं तो www.dlet.in पर विजिट कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक फेसबुक पेज फॉलो नहीं किया तो उसको भी फॉलो कर लीजिए। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपनी इस वीडियो के बारे में राय या सुझाव अपने जिला के नाम सहित नीचे कमेंट में हमें जरूर बताएं। और आपकी कोई भी समस्या है तो वो आप हमसे पूछ सकते हैं नीचे कमेंट में। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।